सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें बनती हैं। एक क्रांतिकारी हीरो की या फिर एक संभावित तानाशाह की। सवाल ये है कि उनकी विरासत इतनी उलझी हुई क्यों है और क्यों आज भी इस पर इतनी बहस होती है। तो यही वो सवाल है जो बोस की पूरी शख्सियत के केंद्र में है। उनकी विचारधारा और उनके काम दोनों ही काफी जटिल और अक्सर एक दूसरे के उलट नजर आते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपनी इस पड़ताल में हम सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और उनकी विरासत को इन 6 खास हिस्सों में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बोस की शुरुआती जीवन के उस एक बड़े फैसले से, जिसने उन्हें सत्ता के आरामदायक गलियारों से निकालकर क्रांति के मुश्किल रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा पास करना मतलब सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंच जाना। लेकिन बोस के लिए ये अंग्रेजों की हुकूमत का हिस्सा बनना अपनी जमीर से सौदा करने जैसा था। उन्होंने उस आरामदायक पावरफुल जिंदगी को एक झटके में ठुकरा दिया और ये साफ कर दिया कि उनका इरादा किसी भी कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बोस और कांग्रेस के टॉप लीडर्स के बीच सोच का फासला बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और यही वो फासला था जिसने उनके सियासी सफर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो असल में 2 अलग अलग दर्शनों का सीधा टकराव है। 1938 के हरिपुरा सेशन में जब बोस अध्यक्ष बने तो उनका स्वागत 51 बैलों वाले एक शाही जुलूस से हुआ। ये दिखाता है कि वो सैन्य अनुशासन और भव्यता को कितना पसंद करते थे। और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिनके लिए भारत की असली आत्मा गांवों में और चरखे की सादगी में बसती थी। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि बोस की लोकप्रियता सिर्फ नारों में नहीं थी, बल्कि वोटों में भी बदल रही थी। उन्होंने 1939 के त्रिपुरी अध्यक्ष चुनाव में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। ये सिर्फ बोस की जीत नहीं थी, ये कांग्रेस के अंदर उस सोच की जीत थी जो आजादी के लिए एक ज्यादा तेज और आक्रामक रास्ता चाहती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये रणनीतिक जीत एक तरह से राजनीतिक हार बन गई। गांधी जी ने इस हार को अपनी पर्सनल हार बता दिया। और फिर क्या था? उनकी सपोर्ट वाली पूरी वर्किंग कमेटी ने बोस के साथ काम करने से ही मना कर दिया। नतीजा, बोस टॉप लीडरशिप में एकदम अकेले पड़ गए और उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए अब जरा बोस के उस विवादास्पद नजरिए को समझते हैं कि वो आजादी के बाद भारत को कैसा देखना चाहते थे। उनका ये नजरिया कांग्रेस की सोच से एकदम अलग था। ये शब्द खुद बोस के हैं, उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल से। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरह से फासीवाद या साम्यवाद अपनाना चाहते थे, नहीं, बल्कि वो राष्ट्रीय अनुशासन, तेज औद्योगिक विकास और एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एलिमेंट्स को भारत के लिए बहुत जरूरी मानते थे। बोस को एक डर हमेशा सताता था कि आज़ादी मिलते ही भारत धर्म और इलाके के नाम पर टुकड़ों में बंट जाएगा। और इसी बंटवारे को रोकने के लिए उनका मानना था कि कम से कम 20 साल तक एक मजबूत, थोड़ी तानाशाही जैसी सरकार की जरूरत होगी, जो देश को एक रख सके और भारी उद्योगों की नींव डालकर उसे आर्थिक रूप से ताकतवर बना सके। अब बात करते हैं बोस के भारत से उस दिलेर फरारी की और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्रों के साथ उनके जरूरी लेकिन बेहद विवादास्पद गठबंधनों की। बोस का यह सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। कलकत्ता से भेष बदलकर निकलना, फिर बर्लिन पहुंचना और उसके बाद मेडागास्कर के पास बीच समंदर में एक जर्मन सबमरीन से दूसरी जापानी सबमरीन में जाना, यह सब उनके जबरदस्त साहस और पक्के इरादे को दिखाता है। सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई, बल्कि आज़ाद हिंद की एक पूरी सरकार का गठन कर दिया। उन्होंने खुद हेड ऑफ स्टेट और प्रधानमंत्री का पद संभाला और AC चटर्जी को फाइनेंस और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला संगठन जैसे बड़े विभाग सौंपकर एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किया। और ये कोई कागजी सरकार नहीं थी, इसे जापान और जर्मनी समेत 9 देशों ने मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा करके उनका नाम शहीद और स्वराज रखा, जो उनकी सरकार की एक बहुत ठोस और प्रतीकात्मक कामयाबी थी। गहरे वैचारिक मतभेदों के बावजूद बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और आज़ादी की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये उन दोनों के उलझे हुए रिश्ते और एक दूसरे के प्रति सम्मान की एक कमाल की मिसाल है। चलिए, अब कहानी एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की तरफ मुड़ती है जिसने दशकों से इतिहासकारों और आम लोगों सबको उलझाए रखा है, उनकी कथित मौत की वो पहेली।
अच्छा, तो जो ऑफिशियल स्टोरी है वो एक प्लेन क्रैश की है, पर इस कहानी में ना कई सारे झोल हैं। सोचिए, जापान ने मौत की खबर 5 दिन तक क्यों छिपाई? कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं। क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, जापान आज तक उनका डीएनए टेस्ट करवाने से क्यों बचता है? और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। भारत सरकार के अपने मुखर्जी जांच आयोग ने 2006 में साफ साफ कह दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताएहोकू हवाई अड्डे पर कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो फिर बोस कहाँ गए? जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो उन्हें सोवियत रूस ले जाती है, जहां कहा जाता है कि स्टालिन ने उन्हें बंदी बना लिया था। अफवाहें तो ये भी हैं कि नेहरू को इसकी खबर थी, लेकिन इससे जुड़ी फाइलें आज क्यों सीक्रेट हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में देखते हैं कि बोस की सेना ने जंग हारने के बाद भी अनजाने में ही सही भारत की आज़ादी में अपना सबसे शक्तिशाली योगदान कैसे दिया। ये इतिहास का एक कमाल का विरोधाभास है। जब बोस की हारी हुई सेना के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो पूरा देश उनके सपोर्ट में उठ खड़ा हो गया। इन मुकदमों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी की नींव ही हिला दी और अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो यहां हम आज़ाद भारत के लिए दो बिल्कुल अलग नक्शे देखते हैं। एक तरफ था नेहरू का संसदीय लोकतंत्र, जो गांधी की सोच से जुड़ा था, जहां भारत की आत्मा गांवों और चरखे में बसती थी। और दूसरी तरफ था बोस का भारत, एक सैन्य अनुशासित औद्योगिक महाशक्ति, जिसे बनाने के लिए वे एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी समझते थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर बोस आज का भारत देखते, तो क्या वो हमारे राजनीतिक ध्रुवीकरण में अपने उसी डर को सच होता देखते, जिसके चलते वो एक मजबूत शासन चाहते थे? या फिर क्या वो इस लोकतंत्र को एक ऐसी अप्रत्याशित जीत मानते जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी?